दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से ही संबंधित बहुत प्रश्न हमारे जो पेपर में देखने को मिलते हैं। इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले स्टार्ट कराया था जैव विविधता, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और जैव विविधता के साथ अभी अगला टॉपिक है, इसको हम जल्दी ही ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन इसमें जो प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं उनको समाहित किया है। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न ही हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रक्रिया पूछा है इसमें। तो सिंपल सी बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या होता है कि तापमान बढ़ना, वायुमंडल में तापमान बढ़ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर दिख रहा है हमें सीधे ही कि जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कुछ गैसेज होती हैं जिनको हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी गैसेज होती हैं। आप ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए, जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो CO2 होगी, फिर CH4 आपकी मीथेन भी होगी, N2O होगा इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, और CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होंगी, SF6 भी होंगी, और NF3 भी होंगी। यानी ये कुछ गैसें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आती जाएंगी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब जो नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट आते हैं। सबसे ज़्यादा क्रम में लगाने को भी क्रम आता है, तो जैसे प्रश्न आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, तो इसका भी जो राइट आंसर बन रहा है हमारा बी बन रहा है कि जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड रेज जो आती हैं, सूर्य से किरणें आती हैं, उनको शोषित करके वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। प्रश्न दूसरा, फिर से वही परिभाषा पूछी है। तो क्या है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस तत्वों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ठीक है, तापमान का बढ़ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अगला देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। फिर से वही प्रश्न रिपीट किया है। तो क्या कह रहा है कि वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण को गर्म करना। तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसकी संकल्पना किसने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो संकल्पना दी थी जोसेफ फोरियर ने। किसने दी थी, जोसेफ फोरियर ने। ठीक है, तो ये दी थी 1824 में। 1824 में इसने जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस की जो संकल्पना दी थी। अगला देखते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट वृद्धि का कारक कौन है। तो सबसे ज़्यादा कौन कारक है इसमें, तो ये हमने अभी आपको नहीं बताया था, लेकिन हम बता देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो कौन होती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका क्रम लगा देंगे एक बार। प्रश्न अगर आएगा क्रम का तो क्रम में हमको बता देंगे, लेकिन आप यहीं एक बार नोट कर लीजिए क्रम। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 66%। ठीक, और दूसरे नंबर पे होगा इसमें मीथेन। तो मीथेन कितनी होगी, CH4 होगी 16%। और CFC, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोरोक्लोरोकार्बन जो CFC जो आती हैं वो 2% आती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होगी वो 7% होगी, और CFCS जो होंगी वो 8% होंगी, और अन्य जो है 1% में आती हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे परसेंटेज आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है। फिर से वही रिपीटेड प्रश्न है। तो देख सकते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये रिपीटेड प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है बहुत इसी तरह का। अगला देखते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कौन सी गैस जो अधिकतम उत्तरदायी। तो सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारी, CO2 कितनी में ध्यान रखना, 66%। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे मीथेन, पहले नंबर पे CO2। अगला देखते हैं, देखिए क्रम पूछ लिया फिर से वही, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो ये जो होगा CO2 और CO2 देखो दो में दे रखा है, फिर जो दूसरे नंबर पे CH4 मीथेन भी दे रखी है। ठीक, और इसके तीसरे नंबर से जो है आंसर क्लियर होगा। तो N2 हमारा कितना बताया था हमने, N2 आपको बताया था 7%, और CFC कितनी थी, 8%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो बन रहा है वो ए बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस में सर्वाधिक ग्रीन इफेक्ट कौन सी है। फिर से रिपीटेड प्रश्न, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 66%, ये हमने अभी बताया था आपको। देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को चेंज किया है इसने, और कह रहा है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली। ठीक है, जबकि बाकी जो है प्राकृतिक रूप से नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे तो जो है मानव गतिविधियों से जो है उत्पन्न किया जा रहा है। तो प्राकृतिक रूप से जल वाष्प है इसमें, राइट आंसर इसका हो जाएगा जल वाष्प। इसीलिए इस प्रश्न को ध्यान से सॉल्व करना। ठीक है, स्टार वाला प्रश्न है ये। अगला देखते हैं, ग्रीन हाउस में मुख्य घटक है। मुख्य घटक कौन कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, मीथेन भी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ई, एक से अधिक। अगला देखते हैं 11, वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी है। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए मीथेन भी है, जल वाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो इसमें ऑर्गन नहीं होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला, हरित गैस कौन सी नहीं है। फिर से रिपीटेड प्रश्न हो गया। तो ये तीनों हैं, और ये हमारी ऑर्गन नहीं है।
अगला देखते हैं, हरित गैस प्रभाव क्या है, तो ये टेम्परेचर बढ़ाता है। वैश्विक ताप में क्या होता है, टेम्परेचर वृद्धि होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ए। अगला देखते हैं कि कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। रिपीटेड प्रश्न है ये, तो कौन सा उत्पन्न नहीं करेगा, देखिए CO2 भी है, जलवाष्प भी है, और सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड मीथेन भी है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी लग रहा है हमें, क्योंकि इसमें सारे तो हैं, लेकिन इसमें जो आयोग ने आंसर माना है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड माना है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसमें ए लगा दीजिए, लेकिन ये प्रश्न गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, आयोग ने इसको ए माना था। प्राकृतिक रूप से जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस और नहीं है, तो फिर से वही रिपीटेड प्रश्न हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ओजोन नहीं है। देखिए PCS का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए धान की खेती में जो गैस उत्सर्जित होती है, आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रिपीट। धान की खेती जो होती है वो मीथेन होती है। ठीक है, और PCS प्री का भी प्रश्न है ये। फिर से क्रम लगाने वाला प्रश्न आया है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए ये है सी प्रश्न में, देख लीजिए। और फिर उसके बाद मीथेन आएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जलवाष्प। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन ये कर दिया कि हमने जलवाष्प आपको जो है बताया था लास्ट की ओर, लेकिन ये अधिकता पूछा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, नो डाउट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि वही से क्रम लगाना है, फिर से वही देखना है कि कौन कौन सी इसमें गैसेस होंगे। ठीक है, तो लगाइए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए उठा के रखा है, सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये उत्तराखंड PCS का प्रश्न था। ठीक है, अगला देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी कौन कौन होगा भाई, देख लीजिए एक बार। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, 2 होंगे। अगला देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो सारे ही आएंगे इसमें, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जलवाष्प। अगला देखिए, वैश्विक तापमान के सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी होगी, फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। देखिए 2 ये जो है बहुत आ रही हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी हैं 2 बताइए, तो CO2 और CH4। इसका राइट आंसर था ए। अगला देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये भी रिपीटेड प्रश्न कई बार हुआ है, तो ओजोन हमेशा ऑप्शन, वही क्वेश्चन उठा के दे रहा है कॉपी पेस्ट, तो इसीलिए ध्यान रखना है। तो ये वनडे एग्जाम में तो उठे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, फिर से वही प्रश्न कह दिया कि कौन सा नहीं है। देखिए नाइट्रोजन हमारा नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन सारे हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। अगला देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, फिर से वही रिपीट कर दिया। देखो सारे ऑप्शन दिए, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ऐसे प्रश्न लगाएंगे, टिक करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरोकार्बन हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन घुमाए हैं। ठीक है, एक ही खाली ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, बाकी सब वही से ऑप्शन सेम आ रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर से वही देखिए क्वेश्चन, ये जो है CH4 भी है, CFC भी है, N2O भी है, लेकिन SO2 हमने कहीं बताया ही नहीं अभी तक आपको। ठीक है, तो इसीलिए जो है सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब कौन सा कह रहा है कि प्रभाव से ग्रीन हाउस गैस, तो GSG। ठीक है, से वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है, तो क्या क्या परिवर्तन होगा भाई, ये प्रश्न थोड़ा सा देखिए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। हाँ, पहले से ही आप क्लियर हो जा रहे हैं कि इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो इसमें ए थोड़ा सा गलत हो रहा है? कौन सा परिवर्तन होगा, तो वायुमंडल आर्द्रता बढ़ेगी, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाएगी, वायुमंडल की गति बढ़ जाएगी। तो ए कहीं हद तक इसमें हमें सही लग रहा है, बाकी लेकिन आयोग ने इसको कोई सा सही माना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ती हुई सांद्रता से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनको जो है अवशोषित करती है। ठीक है, ये हमने बताया भी था ऊपर, इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये अवशोषित करती है। ठीक है, तो कौन सी रेज को अवशोषित करती है, अवरक्त किरणों को, या इंग्लिश में कहा जाए इंफ्रारेड को। परावैंगनीकरण नहीं होगा, सौर विकिरण को नहीं कर सकती संपूर्ण को, क्योंकि रिफ्लेक्ट भी होता है, और जल वाष्प को अवशोषित नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अब कुछ इसके कारण देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसके क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के कारण का सबसे पहले आप जान लीजिए। ठीक, तो पहला ही है कि जलवायु के कारण क्या क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जलवायु परिवर्तन जब होता है, ठीक, प्रदूषण भी बढ़ेगा और ओजोन परत का क्षरण भी होगा। परिवर्तन का कारण क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, तो ये तीनों ही चीज़ें होंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला देखते हैं, मुख्य कारण इसमें पूछा है, तो वही सारे ही हो गए, ये तो पहला प्रश्न वही उठा दिया सीधा, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत पर अपक्षरण और प्रदूषण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। राइट आंसर इसका हो गया डी। ठीक।
ठीक है, अगला देखते हैं। ये कौन सी गैस धरती के जीवन के लिए हानिकारक लाभप्रद है? देखिए दोनों ही जो है वो हमारी CO2 है। कौन सी है? CO2 क्यों है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है CO2 क्यों है। क्योंकि ठीक है, पौधे क्योंकि इसको जो है लेते हैं ऑक्सीजन, इसीलिए लाभदायक है। और बाकी जो हम लोगों के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है वो जो है CO2 है, तो इसीलिए जो है लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, और चौथा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो कार्बन निषेचन क्या होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि को हम क्या कहते हैं? कार्बन फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश में बोलेंगे कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है, चलिए। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या क्या होंगे? आप देख लीजिए एक बार प्रश्न को। तो जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, बिल्कुल ये कारण होगा। तैर चालित चालितों की संख्या का विस्फोटन, बिल्कुल होगा। और सौर धधक में वृद्धि। तो सौर धधक से क्या मतलब है भाई? इससे तो और जो प्रदूषणों को रोकते हैं हम। अत्यधिक वनोन्मूलन, हाँ बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर बन रहा है 1, 2, 4। 1, 2, 4 इसका राइट आंसर बी बन रहा है। अगला देखते हैं। यही फिर से वही पूछा है कि दहन के कारण वायुमंडल में मुक्त कौन कौन से होंगे? तो आप एक बार देख लीजिए। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद मीथेन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। इसमें चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये IAS 2019 का प्रश्न है। अगला देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी प्रश्न रिपीटेड है, ध्यान से देखना। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हो जाएगा CO2। कितना परसेंट होगा? 66%। इसको याद कर लेना। मीथेन कितना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं दिखता हूँ कि आप लोग देख भी रहे हो कि नहीं। ठीक है, वैसे दोनों प्रमुख कारण क्या है? कौन सा? वही प्रश्न रिपीटेड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, राइट आंसर बी। भूमंडलीय ऊष्मा की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। ठीक, ध्यान से देख लेना। ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में इसको लिख दिया है, इसका राइट ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो इसका वही फिर से ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं। भूमंडल ताप का कारण फिर से वही, देख कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसीलिए ध्यान रखना, वृद्धि होगी CO2 की। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका। संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपसांद्रता मानी जाती है। अगर इसको संतुलित करना है तो इसकी कितनी मानी गई थी? तो ये मानी गई थी 0.03। 0.03 ही होगी जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 0.03 ही है। ठीक है, और ये प्रश्न पेपर है जो है ये PCS 3 का है, 2017 का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए फिर से वही मीथेन गैस। तो सिंपल सी बात है, आर्द्र भूमि और ये तो है ही हैं 4। और दूसरा आप देखते हैं इसमें तो कौन कौन से हैं? कोयले की खान से भी, और पालतू पशु के ज्वार से, जो है जो पशु ज्वारी करते हैं उसके मुंह से जो गैस निकलती है वो भी कार्बन मीथेन गैस निकलती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगला, मीथेन गैस किससे निकलती है? देखिए फिर से आ गया, धान की खेती और दोनों से निकलती है। तो इसका आंसर सी होगा। गैस जो धान की खेती उससे होती है, वेरी गुड, मीथेन। और ये हमने बताया भी था आपको, तो CH4। धान की खेती से फिर से रिपीटेड प्रश्न तो कौन सा हो गया? मीथेन। अगला देख लेते हैं। मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भवी स्रोत क्या होगा? तो ध्यान रखना, तो ये होगा धान से। क्या होगा? ये धान। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। जो वाली करते हैं वो पशु देखकर भी रिपीट किया था प्रश्न के ऊपर से। तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो मीथेन होती है। अगला, होली में के वर्षों में मानव गतिविधि में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्षमता बढ़ती हुई, किंतु इसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि? देखिए ये प्रश्न IAS का है और थोड़ा सा डीप प्रश्न है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इसको। तो इसका जो क्या है कि बाह्य संपर्क में पलायन कर जाती हैं, पलायन नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत कह रहा है। अगला कह रहा है समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। हाँ, ये सही है इसका। ठीक है, और ध्रुवीय बर्फ क्षेत्र को ग्रहण कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर बन रहा है बी, केवल 2। चलिए, मीथेन हाइड्रेट के निष्परीक्षण के संबंध में कथन सही है। हमें ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए ये IAS 2019 का प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। भूमंडलीय ताप के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित होता है, बिल्कुल सही है। भूमंडलीय ताप से ही मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप से उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र तट के नीचे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से अवशोषित होती है, बिल्कुल सही। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं प्रश्न, और ये प्रश्न नंबर है 20। कह रहा है कि बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं।
ठीक है। और इसके लिए जिम्मेदार कारक है चावल की खेती में, ठीक है, ये भी सही है इसका ऑप्शन, क्योंकि मीथेन गैस होती है जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयोग की जाती है तब कृषक मृदा से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होगी। ठीक, इसका भी सेकंड सही होगा। चलिए अब ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट देख लेते हैं। अब तक के कारण बताए थे जलवायु परिवर्तन क्या हुए, इसके इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, पहला पूछ रहा है कि परिणाम स्वरूप क्या क्या होगा, तो ये देख लेना। ठीक है, तो सार्वभौम में बेहतर संपर्क हो गए, बिल्कुल नहीं, तो स्थिति खराब होती है। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, बिल्कुल सही कह रहा है। समय से पूर्व आग में बौर आने लगा, ये भी सही है। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर बन रहा है बी। अगला देखते हैं, वही फिर से प्रभाव पूछा है कि क्या प्रभाव होगा। जल स्तर का बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। संबंधित भी पिघलेगा, बीमारियाँ फैलेगी, प्रवाह यदि प्रबंधन होगा। इसमें 4 ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, ये आपका जो है पिछले 2020 का प्रश्न था। अगला देख लेते हैं, तो ये पूरा सर्वाधिक भंग पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान को सबसे ज़्यादा प्रभावित डाल रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रहा है, जहाँ बर्फ़ पिघल रही है। ठीक है, तो बर्फ़ का आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिम चादर जो है ये पिघल रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि विश्व तापमान 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। ये विश्व तापमान पूर्वाधिक से 3 डिग्री बढ़ जाता है तो विश्व पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये वर्तमान भविष्य का एक स्थिति बताई गई है, तो उसमें पूछा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्थलीय जीवनार्थ एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त बढ़ेंगे, बिल्कुल सही कह रहा है इसमें। ठीक है, और विस्तृत प्रवाल में समय घटित होगी, ये भी सही कह रहा है। अगला क्या कह रहा है कि सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगे, नहीं, आर्द्रभूमि पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनाज की खेती उसमें कहीं भी संभव नहीं होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ अनाज जो अधिक ऊर्जा को भी पाते हैं, अधिक टेम्परेचर चाहते हैं। ठीक है, तो इसका 1 और 2 आंसर होगा। अगला देखते हैं, वैश्विक तापमान में किसकी बारंबारता और प्रचंड वृद्धि होगी। तो ये सभी आएंगे, चक्रवात, तूफान, बवंडर सब आएंगे, तो इसका राइट आंसर डी होगा। पूछ रहा है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है पिछली शताब्दी पूछी गई है इसमें। ठीक है, तो ये शताब्दी कितनी रही थी, ये 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के एक अनुमानित समय रहा था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि औसत वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है औसतन, ये बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन बन रहा है फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो 1.8 फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। और अगर डिग्री के बारे में देखते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस था इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। वही कि भू सतह का औसत तापमान कितना होगा, और इसका अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है तो -80। अगला देखते हैं, यदि महासागर का पादप प्रबंध किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पूरी तरह से ये पादप जो खत्म हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही। और कार्बन की खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल पड़ेगा। और जल घनत्व घटने के, ये जल घनत्व से कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। 1 और 2। चलिए अगला पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में दिया हुआ है प्रश्न कि ग्लोबल वार्मिंग का सर्वाधिक परिणाम ये है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियाँ पिघलने के बाद समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है, इसका लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें ऑप्शन कि यदि ग्लोबल तापवृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रित नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभव है, ये भी सही, ये नहीं सही कह रहा भाई। तो ये कितना बताया गया था भाई, ये 2070 तक नहीं था, ये हमारा था 1990 से 2100 के बीच के लिए स्थिति बताई गई थी, एक अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत बताया गया है। वो भी बोला गया था 0.33 से 0.45 तक का, इतना बोला गया, तो इसमें सीधे 1 मीटर कह रहा है, तो ये गलत है। विश्व के समस्त मुगे डूब जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो ये संभावना है 2044 तक फिजी डूब जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फिजी की भी एक अनुमानित ये बोला गया था, तो इसका 1, 3, 4 बनेगा, 1, 3, 4। अगला देखते हैं, तो अगला जो है जलवायु परिवर्तन के फिर से प्रश्न आ गए हैं, देख लीजिए, वो बहुत जल्दी जल्दी देखना है इसमें। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस देखिए CO2 है, CH4 है और N2O है, और ये ऑक्सीजन हमारी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, लेकिन N2O था वहाँ पर, ध्यान रखना, N2O ना कि NO2, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो ये हमारा सी ऑप्शन भी डाउट में है, और डी तो खैर है ही है। ठीक है, तो इसलिए इसके 2 आंसर सही हो सकते हैं, डी और सी भी। अगला देखते हैं, आज कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक योगदान सबसे ज़्यादा जो है अब तक चीन रहा था, और आगे भी चीन ही है, तो इसको देखते रहिए। 2021 में जो नवीनतम आंकड़े रहे थे तो उसमें भी चीन रहा था। ठीक है, 29%, कितना था, 29%। अगला,
विश्व का सबसे बड़ा ग्राउंड उत्सर्जक कौन सा है? फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो ये है चीन। आगे, किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? जो निगेटिव रहता है, मतलब जो है उत्सर्जन होने ही नहीं देता है, तो वो हमारा देश है भूटान। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेट जीरो पर यह काम कर रहा है। ठीक, अगला देखते हैं। 2050 के नेट जीरो लक्ष्य को देखिए क्या है। इसका अभिप्राय है कि 9 तक जो है शून्य तक लाना। ठीक, तो शून्य तक लाना नहीं है भाई, इसका काम है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना है। ठीक है, तो इसका जो है ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, और तो इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से अवशोषित करती है। ठीक, तो ये सही है, तो इसका ऑप्शन बन रहा है केवल 2, तो इसका 2। ठीक है, चलिए, और बाकी हम इसकी जो अवशेष प्रश्नों को अगले पार्ट में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद इस अभी तक के लिए, और आगे हम जल्दी लेके आते हैं सॉल्यूशन।